नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं रितु तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर, चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी ने दिया इस्तीफा सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए। कैलाश गहतोड़ी ने सीट छोड़ दी है। स्पीकर रितु खंडूड़ी को कैलाश गहतोड़ी ने इस्तीफा सौंपा है। अब सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत से उपचुनाव लड़ेंगे। तो पुष्कर सिंह धामी के लिए गहतोड़ी ने ये सीट छोड़ी है। तो स्पीकर रितु खंडूड़ी को अपना इस्तीफा सौंपा है। तो अब सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत से उपचुनाव लड़ेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर आपको न्यूज वन इंडिया ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है, जहां चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे। वहीं कैलाश गहतोड़ी पहले भी साफ कर चुके थे कि वो अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं, वो इस्तीफा देंगे। साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं को भी कई दिशा निर्देश दिए थे। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, आखिरकार इतने कयासों के बाद, इतनी सारी तस्वीरें देखने के बाद अब ये साफ हो गया है कि अब उपचुनाव सीएम पुष्कर सिंह धामी लड़ने वाले हैं चंपावत सीट से। वहीं कैलाश गहतोड़ी का इस्तीफा भी अब सौंप दिया गया है। देखिए, न्यूज वन इंडिया ने सबसे पहले बताया था कि चंपावत मुख्यमंत्री के लिए सबसे मुफीद सीट है। पार्टी संगठन भी चंपावत पर विचार कर रहा है और तमाम अटकलों, तमाम कयासों के बाद आज विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर आकर कैलाश गहतोड़ी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उनके साथ पार्टी के मंत्री सौरभ वर्मा, चंदन रामदास, गणेश जोशी व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद हैं। इस वक्त जो कैलाश गहतोड़ी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कैलाश गहतोड़ी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि वो किसी लायक नहीं थे, ये संगठन का ही आशीर्वाद है जो दो बार विधायक बने। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जो करिश्मा किया 6 महीने में 45 सीटें वो लेके आए। ऐसे में मेरी भी ये दायित्व बनता है, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मुख्यमंत्री के हित के लिए सीट छोड़ी जाए। सबसे पहले मैंने ऑफर किया था कि मैं अपनी सीट छोड़ रहा हूँ। हालांकि संगठन की अंतिम राय लेने के बाद यह निर्णय हो पाया है। तो इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का और संगठन का आभार भी व्यक्त किया है। जी सुदीप, इसके साथ ही अब आगे की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या कुछ गणित बैठता है, उपचुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है। क्योंकि पहले ही कैलाश गहतोड़ी ने अपने कार्यकर्ताओं को ये बता दिया था कि वो अपनी सीट छोड़ने वाले हैं और आगे जो भी कार्यक्रम होगा वो सीएम धामी को मद्देनजर देखते हुए होगा। देखिए, अब ये विधानसभा सीट रिक्त हो गई है। आज विधानसभा अध्यक्ष ने जो इस्तीफा रिसीव किया है इसे ये चुनाव आयोग भेज देंगे। अब चुनाव आयोग तिथि का निर्धारण करेगा। सामान्य तौर पर हम देखते हैं जब उपचुनाव होता है तो किसी प्रदेश में एक सीट पर नहीं, कुछ रिक्त हुई सीटों पर एक साथ चुनाव आयोग चुनाव कराता है। पहली बात। दूसरी बात, अब महत्वपूर्ण बात यह है कि कैलाश गहतोड़ी को पार्टी क्या गिफ्ट देगी, क्योंकि उन्होंने अपनी विधायिका से इस्तीफा दिया है। जानकार ये बताते हैं उनको केएमवीएन में दर्जाधारी बन सकते हैं, वो उपाध्यक्ष बन सकते हैं, ये मंत्री स्तर पद होता है। पहला। दूसरा, ऐसी चर्चा है जो कुमाऊं में सीट जून में समाप्त हो रही है राज्यसभा में, जहां से भी टमटा राज्यसभा सांसद हैं, इस सीट से भी पार्टी उन्हें गिफ्ट देते हुए राज्यसभा भेज सकती है। तो इन दो बड़ी बातों पर चर्चा हो रही है राजनीतिक गलियारों में, जहां कैलाश गहतोड़ी को यह मौका मिल सकता है। सुदीप, इसके साथ ही साथ आगे अगर उपचुनावों की बात की जाए, उसकी तैयारियों की बात की जाए, और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ यशपाल आर्य, नेता प्रतिपक्ष, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशपाल आर्य जी, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। अभी तस्वीरें जो सामने आई है, कैलाश गहतोड़ी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और सीएम के लिए अपनी चंपावत की सीट छोड़ दी है। कैसे देखते हैं इसे? यशपाल आर्य जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, तो लगातार हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट ले रहे हैं। सुदीप, आगे क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलेंगी? क्योंकि सुबह सुबह कैलाश गहतोड़ी का ये इस्तीफा देखने को मिला। हालांकि बहुत दिनों से ये सब कयास लगाए जा रहे थे। सीएम धामी ने भी कहा था कि 2-3 दिन में तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि कहां से वो उपचुनाव लड़ने वाले हैं और कौन इस्तीफा देगा। तमाम तरह की बातें आ रही थी।
तो सुदीप से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वही न्यूज़ वन इंडिया ने सबसे पहले इस न्यूज़ पर पुष्टि की थी कि कैलाश गहतोड़ी अपनी चंपावत की सीट छोड़ देंगे, और ये तस्वीर सुबह सुबह की आपको दिखा रहे हैं जहां उन्होंने इस्तीफा दिया। तो उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर आपको बता रहे, चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी ने इस्तीफा दे दिया है। अब सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए कैलाश गहतोड़ी सीट छोड़ी है। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के करण महाराज जुड़ चुके हैं। करण जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया में। आज सुबह सुबह की उत्तराखंड से बड़ी खबर यही आई कि कैलाश गहतोड़ी ने अपने चंपावत की सीट से इस्तीफा दे दिया है। अब सीएम धामी के लिए चंपावत की सीट अब क्लियर हो चुकी है। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, ये लोकतंत्र की घटनाएं हैं और उनको 6 महीने से पहले मुख्यमंत्री को जो है चुनाव लड़ना आवश्यक था जी। तो ये तो हम समझ ही रहे थे, कांग्रेस के लिए तैयार भी थी कि वो कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ेंगे जी। और अब ये चीज क्लियर हो गई है। अच्छा है कि हमको भी पता है कि वो कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस चुनाव को पूरी ताकत से जीतने के लिए लड़ेगी जी। इसके साथ ही साथ क्या कुछ कांग्रेस की तैयारियां रहेंगी, क्योंकि धामी के सामने कैंडिडेट कौन सा होगा, क्या आगे तैयारियां चुनाव को लेकर हैं? धामी के सामने कैंडिडेट कौन होगा ये तो अभी तय हम लोग करेंगे। अभी आज ही ये चीज पता चली तो विचार मंथन के बाद ही सशक्त कैंडिडेट इनके खिलाफ उतारा जाएगा जी। और अपनी रणनीतियां जो भी हमको बनानी है उसको हम बनाएंगे। अब आज से इस काम में लग रहे हैं जी। ठीक है करण जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो उत्तराखंड से आज बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि 2-3 दिनों से ये तस्वीर साफ थी कि कैलाश गहतोड़ी अपना इस्तीफा देंगे अपनी सीट से, और वो सीट सीएम पुष्कर सिंह धामी उससे उपचुनाव लड़ेंगे। उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था अपनी सीट को लेकर कि मैं तैयार हूं इस्तीफा देने के लिए। तो सीएम के लिए क्यों मुफीद है चंपावत की सीट, आपको ये भी बता देते हैं। सीएम धामी की पुरानी विधानसभा से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर मैदान पहाड़ वाले इस सीट को कवर करने में अधिक समय नहीं लगेगा, और 51% मतदाता सिर्फ टनकपुर बनबसा में जातीय और क्षेत्रीय लिहाज से भी अनुकूल सीट मानी जाती है ये। वहीं पूर्व फौजियों की भी बड़ी संख्या है जो बीजेपी के लिए लाभदायक भी होगी, और यह सीट लगातार 2 बार बड़े अंतर से बीजेपी की झोली में भी जा चुकी है। तो विधायक कैलाश गहतोड़ी ने सबसे पहले सीट छोड़ने की पेशकश सामने रखी थी। तो स्पीकर ऋतु खंडूरी को कैलाश गहतोड़ी ने ये इस्तीफा सौंपा है और आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि सीएम के लिए ये क्यों मुफीद है पूरी सीट। तो वही लगातार विभागों के प्रेजेंटेशन देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। एनेक्सी में आज राजस्व संग्रह सेक्टर का प्रेजेंटेशन देखेंगे। तो वही जीएसटी, परिवहन, आबकारी, खनन विभाग का प्रेजेंटेशन आज राजस्व विभाग पेश करेगा। 100 दिन का रोड मैप क्या होगा ये तय किया जाएगा। प्रेजेंटेशन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। तो जीएसटी, परिवहन, आबकारी, खनन विभाग की आज 100 दिनों की प्रेजेंटेशन होगी। आगे के 100 दिन में क्या कुछ काम होंगे इसको लेकर पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा। वहीं इस प्रेजेंटेशन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक भी करेंगे। तो लगातार विभागों से प्रेजेंटेशन देख रहे हैं सीएम योगी। पिछले कई दिनों से हर एक विभाग की प्रेजेंटेशन सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार उस पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। सभी विभागों को ये निर्देश दिए गए हैं कि अपने 100 दिन के कार्यकाल क्या होंगे, वो क्या कार्यकलाप करेंगे, इसके बारे में जानकारी दें, एक रोड मैप तैयार करें। साथ ही साथ जो संकल्प पत्र में कहा गया है उसे भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आज एक बार फिर प्रेजेंटेशन है, जीएसटी, परिवहन, आबकारी, खनन विभाग की ये प्रेजेंटेशन है और 100 दिनों के रोड मैप को जानने की कोशिश करेंगे सीएम योगी। आज के दिन क्या कुछ खास रहने वाला है अश्विनी?
तो अश्विनी से लगातार जानकारी लेंगे। तो आपको बता रहे हैं एनेक्सी में आज राजस्व संग्रह सेक्टर का प्रेजेंटेशन होगा। तो जीएसटी, परिवहन, आबकारी, खनन विभाग का ये प्रेजेंटेशन है। तो आज राजस्व विभाग पेश करेगा अपने 100 दिन का रोड मैप। आगे के आने वाले 100 दिनों में क्या कुछ क्रियाकलाप होंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं 100 दिनों के लिए, जनता को देने के लिए, जनता को दिखाने के लिए, इसकी लगातार प्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि आगे का रोड मैप क्या कुछ होगा उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। इसके साथ ही साथ संकल्प पत्र में जो वायदे किए गए हैं उन वादों को भी पूरा करने की कोशिश की जा रही है। हर एक विभाग के प्रेजेंटेशन सीएम योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। आपको बता दें ये प्रेजेंटेशन लगातार 22 तारीख तक चलता रहेगा और कई दिनों से हर एक विभाग की बैठक हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस बैठक को ले रहे हैं, खुद एक एक पहलू पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही विभागीय अधिकारी, विभागीय मंत्री, जिसके अंतर्गत जो विभाग आते हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। और एनेक्सी भवन में ये पूरी बैठक की जाएगी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आज फिर से लगातार प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी जीएसटी की। यूपी विकास प्लान को लेकर ये पूरी प्रेजेंटेशन है। सुपर एक्शन मोड में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। आज के दिन क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज 2 प्रेजेंटेशन देखेंगे, जिसमें पहली गृह विभाग से जुड़ी प्रेजेंटेशन होंगी, जिसमें गृह विभाग होगा, साथ ही साथ कारागार प्रशासन होगा, सचिवालय प्रशासन होगा, कार्मिक एवं होमगार्ड्स प्रशासन होगा। निश्चित तौर पर इस दौरान जो उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या रोड मैप तैयार किया जा रहा, साथ ही साथ जो व्यवस्थाएं, चाहे कारागार की व्यवस्था हो या फिर अन्य तमाम तरह की व्यवस्थाएं, उनमें किस तरह से बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा, इस पर आज मुख्यमंत्री की निगाह होगी। और दूसरी जो प्रेजेंटेशन होगी वो शाम को 5:30 बजे होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश का कि अर्थव्यवस्था चलाने वाले विभाग होंगे, जैसे राजस्व सेक्टर जो संकलित करते हैं वो विभाग होंगे, जिसमें जीएसटी, परिवहन, आबकारी, भूतत्व, खनन विभाग एवं कर एवं संस्तुतिकरण। निश्चित तौर पर इस दौरान उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा किस तरह से पैसा आया है कि उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो सुदृढ़ चलती रहे, इस पर विचार होगा। साथ ही साथ रोड मैप देखा जाएगा कि आने वाले समय में किस तरह से रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता को इसका फायदा मिल चुके। निश्चित तौर पर परिवहन विभाग की बात करें, परिवहन विभाग एक ऐसा विभाग है जो उत्तर प्रदेश की रीढ़ हड्डी है। अगर परिवहन विभाग में बेहतर काम होता है तो निश्चित तौर पर जो बिजनेस का प्लान उत्तर प्रदेश बढ़ाने का है, साथ औद्योगिक विकास करने का उत्तर प्रदेश में प्लान बन चल रहा है सरकार का, उसमें काफी कामयाबी मिलेगी। निश्चित तौर पर उसको लेकर के बाकायदा रोड मैप तैयार किया गया है और उसका आज प्रेजेंटेशन होगा। निश्चित तौर पर इसके अलावा तमाम अन्य विभाग, परिवहन, आबकारी विभाग है। आबकारी विभाग एक राजस्व देने वाला बड़ा विभाग है। राजस्व किस तरह से बढ़ाया जाए, साथ ही साथ किस तरह से जो बेहतर प्रयास किया जाए कि लगातार देखा कि उत्तर प्रदेश में तमाम तरह से मौतें होती हैं अवैध और जहरीली शराब से, उन पर कैसे अंकुश लगाया, इन तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा होगी। निश्चित तौर पर 2 बड़े आज विभागों के प्रेजेंटेशन होंगे जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। जी अश्विनी, इसके साथ ही साथ लगातार हम देख रहे हैं कई दिनों से ये प्रेजेंटेशन चल रही है और कल भी ये प्रेजेंटेशन चलेगी। इससे ये साफ हो गया है कि सीएम योगी एक्शन मोड में तो हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, जिनके अंतर्गत ये सारे राजस्व विभाग हो गया या जीएसटी विभाग हो गया, जिसके अंतर्गत ये सारे विभाग आते हैं, वो भी अब ये साफ हो चुका है कि अब जो टाल मटोल काम को लेकर किया जाता था, जो ढील देखने को मिलती थी, वो ढील अब नहीं होगी, क्योंकि अब 100 दिनों का रोड मैप है। जनता भी जानती है कि क्या होने वाला है आगे काम। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने बिल्कुल काम करने का तरीका में बदलाव लाया अपने, और साफ तौर पे जो उनके मंत्री हैं जिनको विभाग की जिम्मेदारी देगी, उनको भी साफ तौर पे कहा है कि सबसे बड़े जिम्मेदार, सबसे पहले जिम्मेदार आप होंगे, अधिकारी सेकेंडरी होंगे, क्योंकि आपको विभाग की जिम्मेदारी की, आप सर्वे सर्वा विभाग के, आप खुद मॉनिटरिंग करिए कि अधिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के लिए क्या बेहतर काम हो सकता है, इसका आप खुद प्रेजेंटेशन दीजिए, अपना पूरा रोड मैप तैयार कीजिए। निश्चित तौर पर आज जो लगातार विभागों के प्रेजेंटेशन लिए जा रहे हैं, निश्चित
तौर पर वो आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश की रणनीति क्या होगी, दिशा क्या होगी, वो सुनिश्चित करेगा। बाकायदा अभी मुख्यमंत्री सभी विभागों का प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, उनका रोड मैप देख रहे हैं। निश्चित तौर पर जिनका बेहतर प्रेजेंटेशन होगा आने वाले समय में उनको उन विभागों को प्रमोट भी किया जाएगा। लगातार पिछले 5 दिनों से बात करें, लगातार मुख्यमंत्री विभागों का प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। तमाम जो ऐसे सेक्टर्स हैं, चाहे स्वास्थ्य हो, कृषि हो, जो उत्तर प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है, उनको लेकर के मुख्यमंत्री काफी सजग है। क्योंकि पिछली सरकार जो रही है, पीछा कार्यकाल रहा मुख्यमंत्री का, उस दौरान भी इन विभागों को लेकर के काफी बेहतर काम किया गया। और एक बार फिर औद्योगिक विकास, सड़क से जुड़े हुए विभाग जो हैं, उनको लेकर के तमाम जो प्रेजेंटेशन हुए हैं, निश्चित तौर पर आने वाले समय में कितना बेहतर होंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो मंत्री विभाग के हैं, जो अधिकारी हैं, उनको पूरी जानकारी है, उनके दिमाग में पूरा रोड मैप हो कि आने वाले समय में हम क्या करेंगे। क्योंकि अब अमूमन सरकारों में होता था कि एकाएक कार्य योजनाएं बनती थी, काम शुरू होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। पहले आप कार्य योजना बनाइए, बजट बनाइए, कितना खर्च होगा, कितने लोग उसमें फायदा होगा, बाकायदा पूरा देखा जाए कि उत्तर प्रदेश की जनता को उससे कितना फायदा होगा, उसके बाद ही जमीन पर काम उतारा जाएगा। जी ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे खबरों पर अपडेट लेंगे, लेकिन अब रुक करते हैं जहांगीरपुरी की तरफ, जहां पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। आपको बता दें, बुलडोजर एक्शन मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और इसके बाद आज सुनवाई होगी इस पूरे मामले पर। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। जस्टिस एल नागेश्वर, बीआर गवई की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। बुधवार को सीजेआई ने बुलडोजर चलाने पर रोक लगा दी थी, कहा था यथास्थिति बनी रहेगी, यानी जो स्थिति बनी हुई है वो अभी भी बनी रहेगी, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा जब तक इस पर सुनवाई नहीं होती है। आज सभी पक्ष अपना पक्ष रखेंगे कि ये जो बुलडोजर एक्शन हुआ वो क्यों हुआ, क्या ये प्रक्रिया के तहत हुआ, और इसके बाद इस पर सुनवाई होगी और इस पर फैसला होगा कि आगे यह एक्शन जारी रहेगा या उस पर रोक दिया जाएगा। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ पीयूष तिवारी, हमारे संवाददाता, जुड़ चुके हैं। पीयूष, आज सीजेआई की बेंच ये सुनवाई करेगी कि ये एक्शन जो कल बुलडोजर का एक्शन चला था वो जारी रहेगा या फिर रोक दिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए प्रकाश, अगर हम बात करें जहांगीरपुरी में लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। निश्चित तौर पे कल भी आपने देखा होगा कि कार्रवाई हो रही थी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई को फिलहाल के लिए स्थगित किया था। इसी मामले में अगर हम बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है एल नागेश्वर राव और बीआर गवई आज ये सुनवाई करेगी। और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से देश भर में जो अभियान चल रहे हैं, बुलडोजर जो अवैध अतिक्रमणों पे चलाए जा रहे हैं, उसको लेकर भी यहाँ पे चर्चा किया जा सकता है। अगर हम बात करें तो ये जो याचिका है, एक तरीके से डाली गई है, जो जमियत उलेमा हिंद की याचिका है, उसकी याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। और इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि अभी भी उस इलाके में जहाँ पे ये घटना हुई थी, इस घटना को अंजाम दिया गया था, वहाँ पे अभी भी पुलिस फोर्स भारी मात्रा में तैनात है। और दोनों पक्ष में, एक पक्ष की बात करें तो लगातार वहाँ पे कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं ने जो सर्विस रोड है उसको कब्जा कर लिया है। कई लोगों का यहाँ तक आरोप था कि जो कूड़े के ढेर उन सर्विस रोडों पे लगाए गए हैं, वहाँ पे उन कूड़े के ढेर में हथियार छाकर रखे जाते थे, ऐसा स्थानीय लोग जो वहाँ पे हैं उनका आरोप था। ऐसे में अगर हम बात करें तो लगातार जो कार्रवाई है वो चल रही है। कल भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बुलडोजर वहाँ पर ले जाया गया और अवैध जो अतिक्रमण था, यहाँ तक कि मस्जिद की जो गेट थी आगे थोड़ा सा, वो भी तोड़ा गया है। और निश्चित तौर पे दिल्ली में अगर हम बात करें उस इलाके की, तो अब प्रशासन की नजर पूरी तरीके से हो गई। हालांकि ये सवाल लाजमी है और जरूर उठेंगे कि आखिर ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई। आखिरकार ये जो सर्विस रोड ब्लॉक की बात करें या अवैध कब्जों की बात करें, ये पहले भी दिल्ली में हुआ है और कई इलाकों में अभी भी है। ऐसे में जब घटना कोई बड़ी हो जाती है तब क्यों कार्रवाई की जाती है। और निश्चित तौर पर जो कार्रवाई हो रही है, आरोपियों की धरपकड़ भी हो रही है, इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। जी पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, लेकिन बने रहिए हमारे साथ।
तो बुधवार को सीजेआई ने बुलडोजर चलाने पर रोक लगाई थी। इसके बाद आज इंतजार है उस फैसले का जिस पर आज सुनवाई होगी। बढ़ते आगे, सिख गुरु तेग बहादुर का आज 400वां प्रकाश वर्ष। लाल किले से पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी विशेष सिक्का डाक टिकट भी जारी करेंगे। तो पीएम मोदी रात में 9:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। विभिन्न धर्मों और समुदायों के बीच सौहार्द पर जोर रहेगा। वहीं पहली बार प्रकाश पर्व पर जगमगाएगा लाल किला। तो पीएम मोदी विशेष सिक्का डाक टिकट भी इस दौरान जारी करेंगे। पीयूष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीयूष, पीएम मोदी आज 9:30 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। कहीं ना कहीं धर्मों और समुदायों पर सौहार्द बनाए रखने पर भी जोर देने वाले हैं। तो पहली बार ये इतिहास में होने जा रहा है जब लाल किले में शाम को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, ये एक तरीके से ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है और निश्चित तौर पे 2-4 दिन पहले से ही इसकी तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री का संबोधन होने जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के अलावा तमाम जो केंद्रीय मंत्री है वो भी इसमें शामिल होंगे और लाइट शो यहाँ पे चलाया जाएगा। इसके अलावा बच्चों द्वारा जो आयोजित एक शबद कीर्तन होता है, ये शबद कीर्तन की अगर हम बात करें तो करीब 400 रागियों की भागीदारी इस कार्यक्रम में देखी जाएगी। और एक रागी संगीतकार है जो गुरु ग्रंथ साहिब में निर्धारित विभिन्न रागों में जो भजन होता है उसे शबद कहते हैं। तो तमाम जो कार्यक्रम है वो पहले से तय किए गए थे और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री आज संबोधित करेंगे। चूंकि प्रधानमंत्री हमेशा से ही जिक्र किया करते हैं कि सबका साथ सबका विकास के साथ भारत आगे बढ़ेगा और चूंकि एक समुदाय के लिए काफी अहम पर्व माना जाता है, इसको लेकर जो है वो प्रधानमंत्री आज संबोधित करेंगे। तो कई बातें प्रधानमंत्री कहेंगे। चूंकि प्रधानमंत्री का जुड़ाव हर समुदाय के लोगों के साथ अक्सर देखा गया है। चूंकि ये पहली बार ऐसा दिल्ली में कार्यक्रम इस मौके पर कराया जा रहा है, इसको लेकर जो संस्कृति मंत्री है या जो मंत्रालय से जुड़े हुए लोग हैं वो इसको देख रहे हैं और इसे पूरी तरीके से भव्य बनाने की तैयारी जो है वो पहले से की गई थी। ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।